नोटबुक आईएएस संस्थान में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ 2023 क्रैश कोर्स की श्रृंखला में बातचीत कर रहे थे और इस क्रैश कोर्स की श्रृंखला में हम लोग स्पेशल जीएस से संबंधित पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे। आज पॉलिटी विषय से हम जिस मुद्दे पे आपसे बातचीत करने वाले हैं वो है गवर्नमेंट, सरकार के अंगों को जानेंगे और उन्हीं सरकार के अंगों में से एक एक अंग से संबंधित जितनी सारे मुद्दे हैं उन सारी बिंदुओं पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं जो आपके आरओ एग्जाम से ताल्लुकात रखता है। हम लोगों का चूँकि क्रैश कोर्स है इसलिए सारी बातों को बहुत गहराई से लेकर के हम नहीं चल सकते हैं। हम उन सारी बातों को सरसरी निगाहों से आपको अपडेट कराते हुए चलते हैं। तो हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो आज का टॉपिक हम लोगों का है गवर्नमेंट यानी कि सरकार। तो सरकार से संबंधित सबसे पहले हम लोग सरकार से संबंधित हम लोग यही जान लेंगे कि जो ये सरकार है इस सरकार के अंग कौन कौन से हैं। तो इसके अंगों को अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से इसके अंग हम लोगों को 3 मिलेंगे। एक जो अंग मिलेगा उसको कहा जाता है विधायिका। दूसरा जो मिलेगा उसको कहा जाता है कार्यपालिका और तीसरा जो है इसको हम लोग कहते हैं न्यायपालिका कहते हैं। जो विधायिका है ये क्या करता है, जो कार्यपालिका है ये क्या करता है, जो न्यायपालिका है ये क्या करता है। विधायिका का केवल और केवल काम होता है देश के लिए जो कानून बनता है उस कानून की खाका को तैयार करना। कार्यपालिका का मतलब ये होता है कि उस कानून के खाका को लागू करवाना, उस पर अपनी सहमति देना, कानून का रूप देना और उसको देश में लागू करवाना। और न्यायपालिका का मतलब होता है कि विधायिका के बनाए गए कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किए गए तरीकों में अगर कोई असंवैधानिक गतिविधियां दिखाई देती हैं तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द घोषित कर देता है, जीरो मान लिया जाता है। अब इस विधायिका को देखा जाए तो ये विधायिका हमारे यहाँ 2 तरह से दिखाई देते हैं, 2 तरह से। एक जो विधायिका दिखाई देता है वो केंद्र में होता है, केंद्र में जिसको हम लोग कहते हैं संघीय विधायिका। जो केंद्र में होता है उसको हम लोग कहते हैं संघीय विधायिका और जो राज्य में होता है उसको हम लोग कहते हैं राज्य विधायिका। जो संघीय विधायिका है इसको बड़े प्यार से एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इस संघीय विधायिका को हम लोग कहते हैं संसद। और जो राज्य विधायिका इसको प्यार से हम लोग एक नाम से जानते हैं और वो कहते हैं राज्य विधानमंडल कहते हैं। ये संसद के पास देखा जाए तो 3 अभिन्न रूप से अंग होते हैं, इसके भी 3 अभिन्न अंग होते हैं। और राज्य विधानमंडल के देखा जाए तो इसके भी 3 अभिन्न अंग होते हैं। सदन तो 2 ही इसके पास होंगे, इसके पास भी सदन 2 ही होते हैं, लेकिन अंग की अगर बात किया जाए तो 3 होते हैं। इस संसद का एक जो अभिन्न अंग है उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति बोलते हैं, राष्ट्रपति। संसद का दूसरा जो अभिन्न अंग है उसको हम लोग राज्यसभा बोलते हैं और संसद का तीसरा जो अभिन्न अंग है इसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं। और इसी तरह से यहाँ राज्य विधायिका में देखा जाए तो इसका एक अभिन्न अंग राज्यपाल है। फिर दूसरा जो यहाँ है कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है, विधान परिषद। और हर राज्यों के लिए विधानसभा है। इस तरह से देखा जाए तो कानून की खाका को तैयार करने वाले हमारे देश में यही घर हैं। एक केंद्र के स्तर पे जो घर है उसको संसद कहते हैं, राज्य के स्तर पे जो घर है राज्य विधानमंडल कहते हैं। इस संसद के 3 अभिन्न अंग राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा। राज्य विधानमंडल के 3 अंग राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। ये दो ही सदन होते हैं, लेकिन तीसरे कार्यपालिका के सदस्य को इसलिए जोड़ लिया गया है क्योंकि इन दोनों के द्वारा बनाए गए कानून की खाका राज्यपाल की जब तक सहमति नहीं मिलती है तब तक कानून का रूप नहीं लेता, इसलिए इसको अभिन्न अंग मान लिया गया। इन दोनों की बनाई गई खाका पे जब तक राष्ट्रपति अपना सहमति नहीं देता तब तक केंद्र के लिए कानून नहीं बनता, इसलिए इसको इसका अभिन्न अंग मान लिया गया। तो विधायिका जब हम पढ़ेंगे, सरकार के एक अंग पढ़ेंगे तो हम इतनी सारी बात आपको बताएंगे। अब हम आते हैं कार्यपालिका से संबंधित। तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है, इसमें जगह नहीं है तो मैं अगले पेज लेके आपको बताता। अब हम आपको बताते हैं कि कार्यपालिका में कौन कौन समाहित होता है। जैसे मैंने विधायिका बता दिया, ऐसे मैं बता रहा हूँ कि कार्यपालिका में कौन कौन समाहित होता है। तो इसको भी 2 भाग में हम लोग बांट लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा है, जैसे यहाँ पे हम लोग विधायिका को 2 भाग में बांट लिए, ऐसे कार्यपालिका भी 2 भागों में दिखाई देता है। एक जो भाग इसका होता है
वो केंद्र के स्तर पे जैसे विधायिका होता है, ये भी केंद्र के स्तर पे होता है, तो हम लोग उसको कहते हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका कहते हैं। और जो राज्य में होता है उसको हम लोग कहते हैं राज्य कार्यपालिका कहते हैं, राज्य कार्यपालिका। जो संघीय कार्यपालिका होता है इसको बड़े प्यार से हम लोग कह सकते हैं केंद्र सरकार। इसको हम लोग प्यार से कह सकते हैं केंद्र सरकार। अगर इस संघीय कार्यपालिका के किसी भी पद पे आप कोई नियुक्ति दे दी जाएगी, आप नौकरी ले लेंगे या राजनेता बन जाएंगे, तो आपके गाड़ी पे सीधे लिखा रहता है भारत सरकार। और वहीं अगर राज्य कार्यपालिका में आपका नौकरी लग जाता है, यानी पीसीएस से लेके आप चपरासी तक का कोई नौकरी ले लेंगे, तो आप अपने गाड़ी पे लिखे रहेंगे जिस राज्य के रहेंगे कार्यपालिका का अभिन्न अंग या नेता मंत्री, तो आपके गाड़ी पे लिखा रहेगा उस राज्य का नाम प्लस सरकार लिखा रहेगा। मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हैं तो लिखा रहेगा उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार से रहेंगे तो लिखा रहेगा बिहार सरकार। तो ये होते हैं राज्य सरकार। कुल मिला जुला के इनको हम लोग कहते हैं राज्य सरकार कहते हैं। अब इस केंद्र सरकार में कौन आएगा, तो हम ये कह सकते हैं इसमें तमाम सारे अंग दिखाई देते हैं। जैसे जैसे कौन कौन दिखाई देगा, अगर इसको समझा जाए केंद्र सरकार में कौन कौन दिखाई देगा, तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देगा आपको सर्वोच्च शिखर पे राष्ट्रपति। दूसरे नंबर पे यहाँ दिखाई देगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तीसरा जो इसमें दिखाई देगा वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और पीएम होगा, पीएम होगा। चौथे नंबर पे जो यहाँ दिखाई देगा वो महान न्यायवादी होगा, महान न्यायवादी होगा। फिर प्रशासनिक दृष्टिकोण से कभी कभी कैग को भी इसका अभिन्न अंग माना जाता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से कहना सही नहीं। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, पीएम, महान न्यायवादी, ऐसे तमाम सारे अंग होते हैं, ये सारे केंद्र सरकार के ही अभिन्न अंग के रूप में माने जाते हैं। उसी तरह से अगर यहाँ देख लिया जाए तो राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगला देख लिया जाएगा तो मंत्री परिषद यहाँ पर भी होगा, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद के साथ साथ यहाँ सीएम होगा। फिर इसके बाद देखा जाए यहाँ अटॉर्नी जनरल है, तो यहाँ पर हम लोगों को एडवोकेट जनरल मिलेगा, यानी कि महाधिवक्ता मिलेगा, महाधिवक्ता। और यहाँ कह गई है तो एक ही रहता है, इसलिए कार्यपालिका के अभिन्न अंग में इसको नहीं लिया जाता। तो कार्यपालिका के कुछ अभिन्न अंग हम लोगों को ये दिखाई देंगे। यानी मैंने आपको बताया सरकार के पहले अंग विधायिका में कुछ ये समाहित होंगे, कार्यपालिका में कौन समाहित होगा, तो कुछ ये समाहित होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि न्यायपालिका में कौन आएगा। तो न्यायपालिका को अगर देखा जाए तो न्यायपालिका में हम लोग तीन चीज़ को मुख्य रूप से देखेंगे। अगर हम लोग न्यायपालिका को रखते हैं, न्यायपालिका को, तो इस न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च शिखर पे जो हम लोगों को दिखाई देगा, भारत में सबसे सर्वोच्च शिखर पे जो दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सर्वोच्च अदालत या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हम लोग बोलते हैं। फिर इसके नीचे काम करता है उसको हम लोग कहते हैं उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट बोला जाता है, उच्च न्यायालय बोलेंगे। और उसके नीचे जो काम करता है ये लोअर कोर्ट होते हैं, जिसको हम लोग अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। तो न्यायालय को अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखाई देगा, भारत में कुछ इस तरह से दिखाई देता है। सबसे सर्वोच्च शिखर पर बैठा होगा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे बैठा होगा हाई कोर्ट, और उसके नीचे बैठा होगा लोअर कोर्ट बैठा रहेगा। तो मैं आपको अभी ये बताने की कोशिश किया हूँ, केवल और केवल ये बताने की कोशिश किया हूँ, केवल और केवल ये मैं आपको बताने की कोशिश किया कि जो सरकार है, इस सरकार को जो हम पढ़ने चलने इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें विधायिका से संबंधित सारी बातों को बताऊंगा। और मैंने बताया विधायिका में केंद्र राज्य आएगा, संघीय विधायिका जिसको प्यार से संसद कहेंगे, राज्य विधायिका जिसको बड़े प्यार से राज्य विधानमंडल कहेंगे। इसके तीन अंग मैंने बता दिया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा। क्यों राष्ट्रपति होता मैंने ये भी रीजन आपको बता दिया। और राज्य विधायिका को जो हम लोग राज्य विधानमंडल कहते हैं, इसमें तीन चीज़ आएंगे, इसको भी मैंने आपको बताया। फिर सरकार का जो दूसरा अंग है इसको मैंने यहाँ आपको बताने की कोशिश किया, कार्यपालिका को मैंने यहाँ बताने की कोशिश किया है कि एक केंद्र में कार्यपालिका होता है जिसको संघीय कार्यपालिका कहेंगे, एक राज्य में कार्यपालिका होगा जिसे राज्य कार्यपालिका कहेंगे। संघीय कार्यपालिका को प्यार से केंद्र सरकार कहते हैं। अगर इसके अंदर आप चपरासी से लेकर डीएम तक नौकरी पाएंगे तो आपके गाड़ी पे लिखा रहेगा भारत सरकार, या राजनेता बनेंगे तो भारत सरकार। राज्य कार्यपालिका जो होगा इसको राज्य सरकार कहते हैं, कुछ ये लोग समाहित होते हैं। फिर न्यायपालिका में मैंने ये बताने की कोशिश किया। अब हम आपको इसमें से एक चीज़ ये बताने चल रहा हूँ, इसमें से मैं आपको एक चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे
कि हम लोग जो क्लास लेने चल रहे हैं उस सबसे पहले हम लोग किस पे क्लास कौन से मुद्दे पे बातचीत करेंगे, वो हम लोग बातचीत करने चल रहे हैं कार्यपालिका से संबंधित मुद्दों पे। हम लोगों की आज जो क्लास चलेगी वो सबसे पहले यही चलेगी, कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में कौन कौन आता है, पहले हम लोग पढ़ेंगे केंद्र कार्यपालिका, संघीय, फिर राज्य कार्यपालिका। तो मैं संघीय कार्यपालिका में आज जो आपको पढ़ाने चल रहा हूँ वो पढ़ाने चल रहा हूँ राष्ट्रपति से संबंधित। तो हम लोग राष्ट्रपति पढ़ने चल रहे हैं। आप क्या करिए, हेडिंग डाल लीजिएगा यहाँ पे राष्ट्रपति। मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया, कैसे सरकार के अंग बटे हुए हैं और कैसे वो कामकाज करते हैं। हमारी टॉपिक की शुरुआत होती है राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो मुद्दे हम लोग देखेंगे, इसमें सबसे पहले तो एक साधारण बात हम लोग ये जान लें कि राष्ट्रपति जो है इसको भारत का प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है, प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। लेकिन हम लोगों को विशेष करके इस राष्ट्रपति टॉपिक में पढ़ना क्या है, क्योंकि राष्ट्रपति जो चैप्टर हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसमें मेन हम लोगों को जो पढ़ना रहेगा इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, क्योंकि आरओ से संबंधित जो कोई भी बातें हैं, बाकी राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। इसकी जितनी सारी शक्तियां हैं उन शक्तियों को के बारे में होल सोल एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं करने वाला। स्पेशल मैं आपको अनुच्छेदों से संबंधित मुद्दों पर ही बता करके निकलने वाला हूँ जो आपके आरओ से ताल्लुकात रखता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो मुद्दे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहली बात तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन सा ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो ये बताता है कि भारत जो देश है उस भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है वो उसमें प्रावधान ही ये कर दिया गया है कि भारत देश जो होगा उसमें एक राष्ट्रपति होगा। वो राष्ट्रपति कैसे होगा, उसका निर्वाचन होगा कि नहीं होगा, उसको निर्वाचित किया जाएगा या वंशानुगत होगा, कितने समय के लिए रहेगा, उसको वेतन भत्ता कितना दिया जाएगा, उसकी कौन कौन सी शक्ति होगी, उसके कौन कौन से कार्य होंगे, कौन कौन से उसके दायित्व होंगे, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन संवैधानिक रूप से कैसे करेगा, अगर संवैधानिक गतिविधियों का पालन नहीं करता तो उसको पद से पदच्युत कैसे किया जाएगा। इन समस्त बातों की चर्चा हम लोग केवल यहाँ करेंगे, बाकी मुद्दों पर हम लोग चर्चा नहीं करने वाले। वो मुद्दे टोटल मेंस से ताल्लुकात रखते हैं। तो एक एक करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है इसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि भारत जो देश जो है उस भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि इसका जवाब आप सीधे सीधे लिखिएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसमें सीधे सीधे बात लिखा गया है। वहीं पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 को अगर ले लिया जाए तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 ये कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होगा 52 के तहत उसके पास कोई न कुछ कार्यपालिका शक्ति होंगी। कार्यपालिका का मतलब ही होता है सरकार, यानी कि सरकार से के हैसियत से कुछ कार्यपालिका संबंधित उसको शक्ति दिया जाएगा। तो इसमें कहा गया 53 में कि कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, वो राष्ट्रपति में निहित होगा। ये बात यहाँ पे कहा गया है। हाँ, यहाँ एक बात हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है इसका प्रयोग वो चाहेगा तो स्वयं करेगा। अगर इसके प्रयोग की बात देखा जाए तो प्रयोग में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति या तो स्वयं करे या अधीनस्थ अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करवाए। अधीनस्थ जो अधिकारी हैं, अब एक सवाल ये बनेगा कि अधीनस्थ अधिकारी राष्ट्रपति का कौन होगा। तो कार्यपालिका की दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति के समक्ष अधीनस्थ अधिकारी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शासन के दृष्टिकोण से, एक होता है शासन के दृष्टिकोण से और दूसरा देखा जाए तो प्रशासन के दृष्टिकोण से होता है, प्रशासन के दृष्टिकोण से होता है। जो शासन के दृष्टिकोण से होता है इसको हम लोग कहते हैं अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, अस्थायी कार्यपालिका कहेंगे। और जो प्रशासन के दृष्टिकोण से होता है इसको हम लोग अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं, अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। अब अस्थायी और अस्थायी कार्यपालिका में कौन होगा, तो आपको याद रखना है जो मंत्रिपरिषद होता है वो अस्थायी कार्यपालिका होता है। और जितने सारे गजेटेड अधिकारी होंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, जितने सारे गजेटेड अधिकारी होंगे चपरासी से लेकर के आईएएस तक, वो सारे अस्थायी कार्यपालिका के अंग होते हैं। इन्हीं दोनों के माध्यम से राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालिका के दायित्वों का निर्वहन करता है।
है, ये बात आपको अनुच्छेद 53 से संबंधित याद रखना है। तो विशेष करके इसमें दो बातें तो आपको एकदम याद रखना, अस्थायी कार्यपालिका में कौन आती हैं और अस्थायी कार्यपालिका में कौन आता है। और इस अनुच्छेद से आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से ताल्लुकात रखती है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं राष्ट्रपति से ही संबंधित, आपको ये बताने चल रहे हैं अनुच्छेद 54 से संबंधित मुद्दों पे क्या कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 54। तो संविधान का अनुच्छेद 54 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति बना है उस राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे ब्रिटेन में, हमारा जो भारत देश है वो लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है, और जो राष्ट्र गणतंत्र होता है उस राष्ट्र का जो मुखिया होता है, जो सर्वे सर्वा होता है, जो माई बाप होता है, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके जाता है, न कि वो वंशानुगत होता है। भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी है, और भारत का जो प्रमुख है, भारत का जो राजा है, भारत का जो सर्वे सर्वा है वो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का जाहिर सी बात है चुनाव होगा, या तो प्रत्यक्ष होगा या तो अप्रत्यक्ष होगा। तो उन सारी बातों को हम लोग देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 54 में ये सारी बातें लिखी गई हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। फिर हम लोग 55 देखेंगे, उसमें उस निर्वाचन की पद्धति को समझाया गया है, किस रीति से होगा, कौन सी प्रणाली को अपनाया जाएगा। तो 54 में आपको क्या याद रखना है, 54 में आपको ये याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है उस राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित बातें की गई हैं। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो निर्वाचन में वोट कौन डालने जाएगा। सबसे पहले तो बात ये जानना हम लोगों का कि निर्वाचन प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा, ये बातें हम लोगों को जानना जरूरी है। फिर हम लोग ये जानेंगे कि इसमें वोट डालने कौन जाता है, वोट कैसे पड़ता है और वोट की प्रणाली क्या होती है, वो तो 55 बताता है। तो यहाँ आपको सीधे सीधे 4-5 बात याद रखना है 54 से संबंधित। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा उस निर्वाचन में कौन कौन भागीदारी लेता है। सबसे पहली सवाल ये बनेगा, तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे ये याद रखना है। थोड़ा एक चार्ट बना लीजिएगा, आप मेरे साथ एक चार्ट बना लीजिए। यहाँ हम लोग लिख लेंगे कि शामिल कौन होता है, शामिल होने वाले लोग यहाँ लिख लीजिए, या संस्था लिख लीजिए। और यहाँ लिख लीजिए जो शामिल नहीं होता है, जो शामिल नहीं होता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होता है और कौन शामिल नहीं होता है। तो शामिल होने वाले कौन कौन हैं, तो सबसे पहले आपको जानना है कि राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य जो होगा, ये शामिल होगा। फिर आपको जानना है लोकसभा जो होता है उस लोकसभा का निर्वाचित जो सदस्य होगा वो शामिल होगा, निर्वाचित सदस्य आपको याद रखना है। फिर तीसरा आपको याद रखना है कि जो राज्य विधानसभा होते हैं, इस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आपको याद रखना है, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं ये शामिल होंगे। फिर चौथा आपको याद रखना है दिल्ली और पुडुचेरी, यानी संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो शामिल होंगे। यानी कि शामिल होने वाले लोगों में आपको ये जानना है कि संसद के दोनों सदन प्लस राज्य विधानसभा प्लस दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित विधानसभा, इन समस्त जगहों के केवल और केवल कौन जाएंगे, तो याद रखिएगा केवल और केवल निर्वाचित जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो ये निर्वाचित सदस्य ही केवल भागीदारी इन जगहों से जा करके ले सकते हैं। एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि जो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा, ये अक्सर पूछा जाता है कि दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के लोग भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी लेंगे। ये प्रावधान पहले हमारे संविधान में नहीं था, इसको कब लाया गया, तो इसको स्पेशल लेकर के इस प्रावधान को आया गया था। 17वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इस 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लाया गया था। और ये घटना घटित हुई थी भाई साहब 1992 में, दिल्ली पुडुचेरी को ऐड किया गया था। तो इतने सारे लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब सवाल ये बनता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन नहीं लेता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप सीधे सीधे याद कर लीजिए यहीं पे कि जो
जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेने वाले लोग कौन है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ लिख लीजिए जो राज्यसभा है उसके मनोनीत सदस्य जो होंगे वो भाग नहीं लेंगे। ठीक, ये बात। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, तो जो मनोनीत सदस्य होंगे वो क्या होंगे? भाग नहीं लेंगे लोकसभा के। फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो विधानसभा के जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भाग नहीं लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। फिर उसके बाद मैंने लिखा दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो कह दीजिएगा जो मनोनीत सदस्य होंगे वो भाग नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। फिर इसके बाद आपको ये याद रखना है कि हमने अभी आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया है, यहाँ आप आइएगा, मैंने विधायिका में बताया है, मैंने लोकसभा के सदस्य की जिक्र किया, राज्यसभा का किया, विधानसभा का किया, लेकिन एक सदन बच रहा है वो है, सॉरी विधानसभा यहाँ पे है, यहाँ पे देखिएगा विधानसभा का किया, एक बच रहा है वो बच रहा है विधान परिषद, इसका मैंने जिक्र नहीं किया है, कहीं भी नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होंगे, जो विधान परिषद के मनोनीत सदस्य होंगे, ये दोनों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी नहीं लेंगे। तो अगली बात यहाँ पे आप इसको लिख लीजिएगा, और कौन नहीं लेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भागीदारी? तो और आपको याद रखना है जो विधान परिषद है, जो विधान परिषद के निर्वाचित प्लस आपको याद रखना है प्लस मनोनीत जो सदस्य होंगे, मनोनीत सदस्य ये भागीदारी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो 54 से संबंधित आपको इतनी सारी बात याद रखना है, लेकिन बात यही नहीं बनता है, इसके अलावा भी एक दो बात और याद रखना है। और वो एक दो बात क्या याद रखना है वो नोट करके आप मेरे साथ लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कोई गांव के प्रधानों का चुनाव नहीं है कि जिसके मन में आए लोटा डंडा लेके खड़ा हो जाएगा, भैया वोट दे देना, वोट दे देना, इस तरह का नहीं। राष्ट्रपति देश का सर्वे सर्वा होता है, उसके निर्वाचन के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। और वो व्यवस्थित व्यवस्था ये है कि जो हमारे यहाँ सदन है, जो वोट डालने वाले सदन है, तो वोट डालने वाले सदन कौन कौन है? तो आपको याद रखना है 3 सदन वोट डालने जाता है, एक तो लोकसभा, दूसरा जो है वो राज्यसभा, और तीसरा जो है विधानसभा। ये विधानसभा आपके राज्य के भी हो सकते और संघ राज्य के भी हो सकते हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के भी हो सकते हैं, संघ राज्य क्षेत्र के भी हो सकते हैं। तो ये तीनों जगह जो हैं, इन तीनों जगहों के जो सदस्य वोट डालने के लिए जा रहे हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 आदमी हैं, तो इस 100 आदमी का 50% व्यक्ति जो होगा, 50% नहीं, इसमें जितने सारे लोग होंगे, इन लोगों में जो 50 सदस्य होंगे, 50 सदस्य, ये 50 सदस्य क्या करेंगे? प्रस्ताव देंगे कि किसी भी व्यक्ति को भैया आपको चुनाव लड़ना चाहिए। इस 50 सदस्य के अलावा इसमें से और अन्य जो 50 सदस्य, यहाँ 200 मान लीजिए, अन्य 50 सदस्य जो होंगे वो 50 सदस्य क्या करेंगे? इस प्रस्ताव पे क्या करेंगे? समर्थन देने का काम करेंगे, यानी कि अनुमोदन करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य बस ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो सदन लेता है भागीदारी वोट डालने का, उस सदन के 50 सदस्य, उस सदन में मान लीजिए टोटल 200 लोग हैं, सपोज डेट मान लीजिए 200 लोग हैं, मानक तौर पे मान लीजिए, इस 200 का 50 आदमी कहेगा कि भैया राम नाम के आदमी को कह दिया कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। फिर वो जो 50 कहे हैं उनको छोड़ करके अलग से 200 में से 50 कहेंगे हाँ आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तब वो आदमी चुनाव लड़ने के लायक होगा, तब वो चुनाव लड़ेगा। और जब चुनाव लड़ेगा तब उसको ये जाएंगे लोग वोट डालने, और जब ये वोट पड़ेगा तो वोट कैसे पड़ेगा, वोट की गिनती कैसे होती, वो तो अनुच्छेद 55 कहता है। 54 में केवल आपको इतनी सारी बात याद रखना है, 54 में इतनी सारी बात याद रखना है। एक बात यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये आज व्यवस्था चलती है, 1977 से अगर पहले देखा जाए तो 1977 से पूर्व अगर देखा जाए तो जो ये 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक हैं, ये घटना नहीं था। यहाँ पे केवल 10 सदस्य ही प्रस्तावक थे और 10 ही अनुमोदक थे। तो 54 से संबंधित आपको इतनी सारी बात याद रखना है, 54 से संबंधित आपको इतनी सारी बात याद रखना है। अब हम आपको लेके चलते हैं अनुच्छेद 55 पे। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की यहाँ रीति की बात की गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। हाँ, यहाँ एक बात मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन के
रीति, कौन सी रीति अपनाई जाएगी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो यहाँ जो बातें कही गई हैं वो मैं पूरी वो कॉन्सेप्ट नहीं आपको बताने वाला हूँ, वो आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। लगभग आधे घंटे लग जाएंगे मुझे केवल अनुच्छेद 55 को समझाने में। तो वो जब मैं डिटेल की क्लास लेकर आऊँगा वहाँ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहरहाल आपको अपने आरओ के हिसाब से इस अनुच्छेद से क्या क्या याद रखना है। तो 55 से आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें सबसे पहली बात याद रखना है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व तो ये क्या होता है मैं इसको मैं समझाऊंगा नहीं, उसको समझाने में ही मुझे आधे घंटे लग जाएंगे और वो आपके एग्जाम से कोई मतलब नहीं है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति ये आपको जानना है। और दूसरा इसमें जानना है एकल संक्रमणीय मत जानना है, एकल संक्रमणीय मत जानना है। तीसरा आपको इसमें जानना है गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान होता है। और चौथा जानना है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है सीधे जनता वोट डालने जाए। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता किसी और को जिताया है और कोई और व्यक्ति जाके राष्ट्रपति को चुनला। तो जनता लोकसभा राज्यसभा के मेंबर को जिताया, अब लोकसभा राज्यसभा का जो मेंबर है वो जा रहा है राष्ट्रपति को वोट डालने के लिए, विधानसभा का मेंबर जा रहा है राष्ट्रपति को वोट डालने के लिए। तो जनता सीधे राष्ट्रपति नहीं बनाती है, जनता द्वारा बनाए गए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है अप्रत्यक्ष मत। अनुपातिक प्रतिनिधित्व को जब मैं समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या होगा। इसमें 50+1% वोट को लाने रहेगा, लेकिन कंडीशन दिखाई दिया रहेगा। वो कंडीशन मैं आपको समझाऊंगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लगभग आधे घंटे लग जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को मुझे समझाने के लिए। इसमें वरीयता क्रम दे दिया जाता है। सारे मेंबर जो होंगे ABCD ऐसे करके मेंबर अगर खड़े हैं तो इसमें जितने मेंबर खड़े रहेंगे सारे लोगों को आपको वोट डालना पड़ेगा। 1 2 3 करके किसी को कोई भी वोट देना रहेगा, कोई भी, और ये काउंटिंग चलता रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ नहीं बताने की कोशिश कर रहा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। एकल संक्रमणीय मत का मतलब ये होता है एकल संक्रमणीय की वोट जो दिया जाएगा वो वरीयता क्रम में दिया जाएगा। यानी कि एक आदमी जो चुनाव लड़ने के लिए खड़ा रहेगा उसमें हर कोई जाके हर किसी को वोट देता, जो सबसे अच्छा लगेगा 1 देगा, जो उससे बेकार रहेगा 2 देगा, जो उससे बेकार रहेगा 3 देगा। जो कैंडिडेट रहेंगे सारे कैंडिडेट को वोट देना रहेगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैं अपने डिटेल की क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा। वरीयता क्रम बस आपको यहाँ लिख लेना है। गुप्त मतदान तो आप जान ही रहे हैं कि छुपा के वोट देना, किसी को दिखा के नहीं देना भैया तुमको वोट दे रहा हूँ। और अप्रत्यक्ष का मतलब मैंने अभी अभी आपको बता ही दिया। फिर इससे संबंधित आपको एक चीज़ और याद रखना, वो मैं बता देता इसी 55 से ही संबंधित। वो जानना है कि वोट डालने कौन जाता है, विधायक और सांसद जाते हैं। तो विधायक और सांसदों के वोट की कीमत को कैसे निकाला जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए एक विधानसभा सदस्य है उसका मत मूल्य निकाला जाए तो कैसे निकालेंगे। एक विधान से ये सवाल पूछता रहता है, एक विधानसभा सदस्य के मत मूल्य को अगर आपको जानना है, मत मूल्य को, तो आप कैसे जानेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राज्य देखा जाएगा कि जिस राज्य में हो रहा है उस राज्य की कुल आबादी कितनी है, कुल जनसंख्या कितना है और कितने निर्वाचित विधायक हैं। यानी कि उस राज्य की कुल जनसंख्या देखा जाएगा, राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, जितनी जनसंख्या होगी और कितने निर्वाचित विधायक हुए, वहाँ के निर्वाचित विधायक कितने, वहाँ जिस राज्य की ये बात चल रही है निर्वाचित विधायकों की संख्या देख लेंगे, निर्वाचित विधायकों की संख्या, और भाग दे दीजिए 1000 से। जो जवाब आएगा वो एक विधायक के सदस्य के वोट की कीमत आएगा। विधायक वोट देने गए तो ऐसे निकाल लेंगे। अब सांसद जाते हैं वोट डालने के लिए, सांसद जो संसद में बैठते हैं लोकसभा और राज्यसभा, उनकी वोट की कीमत निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो एक संसद सदस्य के अगर मत मूल्य आपको निकालना है, एक संसद के जो सदस्य यानी कि सांसद जो होते हैं, संसद सदस्य के मत मूल्य को अगर निकालना, सदस्य के मत मूल्य को अगर जानना है तो इसके लिए क्या करेंगे आप। तो जिस तरह से यहाँ मैंने राज्य की कुल जनसंख्या में निर्वाचित विधायक कर दिया है, यहाँ राज्य के कुल विधायकों का मत मूल्य देखा जाएगा कितना, उस राज्य के विधायकों का मत मूल्य देखा जाएगा, विधायकों का मत मूल्य कितना है। और इस मत मूल्य में करना क्या है, यहाँ पे हम लोग निर्वाचित विधायक जैसे लिखे हैं ऐसे यहाँ पे हम लोग संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के कुल निर्वाचित सदस्य ले लेंगे
और यहाँ रख करके आप क्या करेंगे, निर्वाचित सदस्य रख दीजिए, और यहाँ पर भी रख करके आप भाग दे दीजिए 1000 से। जो जवाब आएगा वो एक संसद सदस्य का आएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट ये, दूसरा ये सीधे सीधे सवाल पूछता। डिटेल की क्लास आएगी मेरी, तो उसमें मैं आपको इसको स्पेशल समझाऊंगा। इसको समझाने में मुझे लगभग 30 मिनट लग जाएंगे, सिर्फ इस अनुच्छेद को समझाने में, केवल एक अनुच्छेद को बताने में। इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा, क्योंकि एक आपके एग्जाम से कोई ताल्लुकात भी नहीं रखता। अब हम आपको बताने चल रहे हैं अनुच्छेद 56 से संबंधित मुद्दों को। 55 तो मैंने बता दिया, अब मैं बताता हूँ अनुच्छेद 56। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 को देखा जाए तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 ये कहता है कि जो भारत का राष्ट्रपति बना है, उस राष्ट्रपति को गद्दी पे बैठेगा तो जीवन पर्यंत नहीं रहेगा, बल्कि एक निश्चित समय सीमा तक ही रखा जाएगा। उसके बाद किसी अन्य व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। यानी कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो राष्ट्रपति बनेगा, उस राष्ट्रपति की पदावधि निर्धारित की गई है। पदावधि यानी कि उसके पद की अवधि कितनी होगी, तो ये कहा गया है कि उसके जो पद की अवधि होगी, वो पद की अवधि होगी सामान्य तौर पे 5 वर्ष के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 5 वर्ष गद्दी पे रहे। वो चाहे तो अपने मर्जी से, उसको काम नहीं करने का मतलब है, तो काम नहीं करने का मन है, तो अपने मर्जी से चाहे तो उपराष्ट्रपति को क्या कर सकता है, वो त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र दे करके किसको, उपराष्ट्रपति को अपना गद्दी छोड़ सकता है। ये बात कहा गया। यानी कि गद्दी पे वो बैठेगा, 5 साल के लिए रहेगा, लेकिन वो 5 साल से पहले भी अगर उसका मन में आ रहा है तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देके कहेगा, भैया मैं गद्दी पे नहीं रहने वाला, मैं गद्दी को छोड़ना चाहता हूँ, मुझे सन्यासी बनना है, मैं हिमालय की मुजवंत पर्वत पे जाके तपस्या करना चाहता हूँ। उपराष्ट्रपति कहेगा ठीक है बेटा जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति की पदावधि 5 साल है, 5 साल के लिए वो चुना गया, 1 साल काम किया, उसके बाद दादागिरी करने लगा और त्यागपत्र दे नहीं रहा और एकदम पूरा कानून के साथ कबड्डी खेल रहा, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। वो व्यवस्था है अनुच्छेद 61, अभी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, अभी इसको पढ़ाते समय बताऊंगा आपको। महाभियोग प्रक्रिया है, और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा जबरदस्ती उसको गद्दी से भगा दिया जाएगा। तो 56 में आपको इतनी सारी बात जानना है कि राष्ट्रपति की पदावधि है, सामान्य तौर पे तो 5 साल के लिए रहता है, लेकिन उससे पहले चाहे तो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे करके कभी भी गद्दी खाली कर सकता है। और अगर संविधान का वो अतिक्रमण करता है तो उसको अनुच्छेद 61 के माध्यम से जबरदस्ती गद्दी से हटाया जा सकता है, जिसको महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। ये बात मैं अभी आपको 61 में समझाने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 57 की बात है। तो अनुच्छेद 57 क्या कहता है, इसको आप यहीं पे नोट कर लीजिए। इसमें कहा गया है राष्ट्रपति की, इसमें लिख लीजिएगा अनुच्छेद 57 वो पदावधि था, और इसमें कहा गया पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति जो है उसको पुनर्निर्वाचन होने की पात्रता, यानी कि यहाँ पे आपको करना पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की पात्रता, निर्वाचन की पात्रता। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या हुआ, एक बार अगर कोई आदमी राष्ट्रपति बन गया तो दोबारा क्या वो राष्ट्रपति भारत में बन सकता है? तो हमारे भारत का संविधान ये कहता है कि एक बार अगर आप राष्ट्रपति बन गए और धरती पे आप जिंदा हैं तो आप चाहें तो लाखों बार राष्ट्रपति बनिए, कोई रोकने नहीं जा रहा, बशर्ते आपको निर्वाचित होना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। दादागिरी से नहीं बनेंगे और वंशानुगत प्रणाली से नहीं बनेंगे। जब जब सदन के सदस्य आपको जिताएंगे तब तब आप राष्ट्रपति बनिए, आपको कोई रोकने नहीं जा रहा। यानी कि यहाँ आपको क्या जानना है, सीधे सीधे सवाल पूछता है, भारत में एक बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 4 बार, 6 बार, अनंत बार। तो आपका जवाब होगा अनंत बार। जितनी बार उसकी इच्छा हो उतनी बार वो राष्ट्रपति बने, कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन वहीं पे अगर अमेरिका की बात कर लिया जाए तो जो यूएस से, हमारे भारत में क्या होता है, भारत में एक बार बन गए तो आप अनंत बार बनिए, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन हम बात करें अगर यूएसए का, अमेरिका का, तो अमेरिका से लेकर के इस पद को आया था, अमेरिका की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका में केवल और केवल 2 ही बार बन सकते हैं। 2 बार बन जाएंगे तो वहाँ कहेगा संविधान, बेटा अब तुम जाओ, तुम्हारी वैलिडिटी खत्म हो गई, अब तुम्हारे अंदर जितनी रिचार्ज था वो रिचार्ज समाप्त हो गया, अब तुम डिस्चार्ज हो चुके हो एक तरह से। तो 2 ही बार वो बनेंगे, तीसरी बार नहीं बन सकते। भारत में ऐसा नहीं है 2 बार का, वो 2 लाख बार अगर जिंदा रहे तो बने, लेकिन जिंदा रहेगा तब तो बनेगा। 57 के बाद अब हम अगला हम लोग देखते हैं। अगला जो अनुच्छेद हम लोगों का है वो है संविधान का अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 क्या कहता है, इसके बारे में जरा 2 लाइन हम लोग और समझ लेते हैं।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 जो है वो स्पेशल बातचीत करता है कि जो राष्ट्रपति बनेगा उसकी योग्यता क्या होगी। राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित या भारतीय राजनीति में आने वाले जितने सारे राजनेता होंगे, अगर उनकी योग्यता की बात किया जाए तो किसी भी तरह की कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल उनको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, कुछ न कुछ उम्र धारण करना पड़ेगा, किसी पद पे उनको नहीं रहना पड़ेगा, पागल दिवालिया नहीं रहना पड़ेगा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कामकाज कर लेता है तो माना जाता है कि इसके अंदर वो योग्यता पूरा कर लेता है। ऐसा ही कुछ हमारे भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। यहाँ पे अगर हम लोगों को आईएएस बनना, आईपीएस बनना, चपरासी बनना, डीएम बनना, रेलवे में काम करना, एसएससी क्वालिफाई करना, तो तमाम सारी योग्यताओं को क्वालिफाई करने के बाद सरकार लास्ट में मेरिट दे के बताती है कि भैया तुम एलिजिबल हो इस पद के लिए कि नहीं हो। लेकिन राजनेता बनना भारत में भैया सबसे आसान बात है, झूठ पे झूठ बोलो, राजनेता आप बनते चले जाओगे। तो योग्यता में सबसे पहली बात यहाँ क्या हम लोगों को देखना है, वो देखना है भारत का नागरिक हो। सबसे पहली बात भारत का नागरिक हो। दूसरी बात ये देखना है कि वो आदमी जो है वो 35 साल की उम्र पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। और तीसरा देखा जाएगा कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पे से जानने से पहले एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और चौथी बात हम लोगों को ये जानना है कि लाभ के पद पर ना हो, ये बात हम लोगों को जानना है। हाँ, यहाँ एक मज़ेदार बात हम लोगों को नोट करके और याद कर लेना है कि लाभ के पद पे कौन कौन नहीं आएंगे। तो जो राष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति, इसके अलावा देखा जाए तो जो राज्यपाल होता है, इसके अलावा देखा जाए तो जो मंत्री होते हैं, मंत्री चाहे केंद्र सरकार के हो चाहे राज्य सरकार के हों, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री चाहे केंद्र या राज्य के, इनको कहा गया है कि भैया आप लाभ के पद पर नहीं माने जाएंगे। ये बात कितना अजीबोगरीब लगती है। इनको राष्ट्रपति लाभ का पद पर नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के 58 के बाद हम लोग चलते हैं सीधे अनुच्छेद 59 से संबंधित मुद्दों पे। तो अनुच्छेद 59 क्या कहता है, जरा इसको हम लोग 2 लाइन समझ लेते हैं। अनुच्छेद 59 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति बना है उस राष्ट्रपति बने हुए व्यक्ति की पात्रता पद के लिए शर्तें क्या होंगी, यानी कि पद के लिए शर्तें, जो राष्ट्रपति होगा उसके पद के लिए शर्तें क्या होंगी। तो शर्त बड़ी आसान है भैया, बहुत आसान इसके शर्तें हैं। सबसे पहली बात ये कहा गया है कि किसी भी सदन का सदस्य वो नहीं होगा, सबसे पहली बात किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये याद रखिएगा, सदस्य नहीं होगा। और दूसरी बात इसमें, हाँ, अगर किसी सदन का वो सदस्य हो जाता है तो माना जाएगा कि उसने अपने राष्ट्रपति के पद को ही त्याग दिया है। इसलिए कहा गया किसी सदन का उनको सदस्य नहीं होना है, और अगर हो गए तो वो अपने राष्ट्रपति के पद को त्याग देंगे। तो ये बात दूसरी यही है, तो उसको ऐसे समझ लीजिएगा। 59 में कुछ खास आपको जानना नहीं है। अब हम लोग जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 60 के संबंधित मुद्दों पर। संविधान का अनुच्छेद 60 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 60 को हम लोग देख लेते हैं। 60 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति बना है उस राष्ट्रपति पद का शपथ के और प्रतिज्ञान के बारे में बातचीत करता है। यानी कि जो राष्ट्रपति बनेगा वो शपथ लेगा। तो सवाल उठता है किसके समक्ष लेगा, किसके समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जाकर के ये कसम खाता है, लिखित रूप से देता है, और उसमें लिखता है कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ऐसी तमाम सारी बातें कह करके वो शपथ धारण करता है। किसके समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य जो जज है, जज के अनुपस्थिति हो तब क्या करेगा, तो उसके अनुपस्थिति में ये कहा गया है कि जो उसी न्यायालय का प्रधान जज होगा, प्रधान जज का मतलब प्रधान न्यायाधीश, यानी कि वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ जज कह सकते हैं, तो उसके समक्ष जा कर के वो शपथ ले लेगा। तो 60 से संबंधित आपको इतनी सारी बात याद रखना है। अब हम आपको लेकर चलते हैं संविधान के अनुच्छेद 61 से
संबंधित मुद्दों को समझाने के लिए हमने आपको पहले ही बताया कि ये हम लोगों का क्रैश कोर्स है, और क्रैश कोर्स होने के नाते इसमें केवल मुद्दों की बातों को ध्यान रखते हुए तेज़ी के साथ चलेंगे। जब डिटेल की क्लास आएगी तो हर पहलुओं को बहुत ही बेसब्री के साथ आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि आप प्रीलिम और मेन दोनों तरह की बातों को समझ सकें। यहाँ केवल और केवल मैं तथ्यात्मक बिंदुओं पे ही बातचीत कर रहा हूँ, केवल और केवल तथ्यात्मक बिंदुओं को, और वो भी बहुत ज़्यादा समझाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये क्रैश कोर्स है, इसमें हम लोगों को तेज़ी से केवल और केवल रिवीजन करने की ज़रूरत है। केवल और केवल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। 61 को हम लोग समझते हैं। 61 क्या कहता है? इसमें कहा गया है राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया की बात की गई है। महाभियोग प्रक्रिया की बात की गई है। अब जो महाभियोग होगा उसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको साधारण सी बात, 2-3 बात इसमें समझना आपको। सबसे पहली बात, महाभियोग ये प्रक्रिया कहाँ से आया है, तो सबसे पहली बात जान लीजिएगा, यूएसए से चल के आया है। दूसरी बात महाभियोग में जानना है कि ये न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तीसरी बात इसमें ये आपको जानना है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने का जो आधार होता है वो संविधान का अतिक्रमण होता है। केवल और केवल संविधान के अतिक्रमण पे ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, बाकी किसी आधार पे राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लग सकता। संविधान के अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण क्या होता है ये संविधान भी कहीं परिभाषित नहीं किया है, ये बात आपको याद रखना। फिर महाभियोग लगाने का जो संकल्प होता है वो संकल्प कहाँ पेश किया जाता है महाभियोग का, तो केवल संसद में पेश होता है। याद रखिएगा, संकल्प कहाँ पेश नहीं होता है, संकल्प कहाँ पेश नहीं होगा, तो ये बात आपको याद रखना है। कहाँ पेश नहीं होगा तो आपको याद रखना है विधानसभा में नहीं हो सकता है। विधानसभा में, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनने में संसद के 2 सदन जो थे, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों जाते थे। राज्यसभा जाते थे प्लस विधानसभा भी जाते थे, लेकिन विधानसभा महाभियोग में भागीदारी नहीं लेता है, केवल लोकसभा और राज्यसभा लेता है। और लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर लेते हैं। याद रखिएगा, निर्वाचित प्लस मनोनीत ये सारे मेंबर भाग लेते हैं। चुनाव में केवल और केवल मैंने बताया निर्वाचित भाग लेते हैं, लेकिन हटाने में निर्वाचित और मनोनीत दोनों भाग लेते हैं, ये बात याद रखिए। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि ये महाभियोग प्रक्रिया कैसे चलता है। अब मैं उसको समझाने चल रहा हूँ, इस 61 को समझाने। 61 से पहले इतनी 2-4 बातें आपको याद रखना कि यूएसए के संविधान से लिया गया अर्ध न्यायिक ये संस्था के रूप में काम करता है। राष्ट्रपति जब संविधान का अतिक्रमण करेगा तभी इसको लागू किया जाता है। संकल्प केवल संसद में ही लागू होगा। लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सभी सदस्य भागीदारी लेते हैं, जबकि चुनाव में मैंने बताया था कि केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही भागीदारी लेते हैं। फिर यहाँ विधानसभा के सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित में तो भागीदारी लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भागीदारी नहीं लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य न तो निर्वाचन में भागीदारी लेते हैं और न ही महाभियोग में भागीदारी लेते हैं, ये बात आपको याद रखना है। फिर 61 से मैं आपको और बातें पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ। अनुच्छेद 61 में और बातों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 61 को अगर देखा जाए तो इसको समझेंगे कैसे हम लोग अनुच्छेद 61 को, यही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको यही बताने की कोशिश किया, तो अभी और इसको मैं डिटेल में कर रहा हूँ। सपोज करिए ये संसद है। तो इस संसद के पास 2 सदन होंगे। एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लोकसभा। एक राज्यसभा है और एक जो है वो है उसको हम लोग कहते हैं लोकसभा। यहाँ पे सपोज करिए बैठा है राष्ट्रपति, यहाँ पे सपोज करिए बैठा है राष्ट्रपति, यहाँ पे बैठा है, यहाँ राज्यसभा है और यहाँ पे कौन है, लोकसभा है। मेरी बातों को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। राष्ट्रपति पे संकल्प पेश करने के लिए सबसे पहली बात ये याद रखना है कि संसद के किसी सदन में, चाहे लोकसभा में
चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में किसी भी सदन में संकल्प पेश किया जा सकता है। जरूरी नहीं है शुरुआत अगर राज्यसभा के देखने में लग रहा है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा तो राज्यसभा राष्ट्रपति को हटाने की क्रिया शुरू कर देगा। अगर लोकसभा को लग रहा है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा तो लोकसभा राष्ट्रपति को पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। किसको ही कर सकता है, दोनों के पास बराबर बराबर का अधिकार। मान लीजिए राज्यसभा को ऐसा लगा, राज्यसभा को ऐसा लगा, कोई भी कर सकता है। जो प्रक्रिया यहाँ से समझाएंगे वही प्रक्रिया यहाँ से होगा, जो प्रक्रिया यहाँ से समझाएंगे वही यहाँ से चलेगा, एक ही होगा, बस एक आप समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए राज्यसभा जो है उसको ये महसूस हो रहा है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, इसके खिलाफ मुझे महाभियोग लगाना चाहिए। तो राज्यसभा क्या करेगा, अपने कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों से क्या करेगा, हस्तलिखित आरोप पत्र राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दे देगा। राज्यसभा पहले क्या करेगा, तो राज्यसभा ये करेगा अपने 1/4 सदस्यों से 1/4 सदस्यों से कुल सदस्य का 1/4 सदस्य का क्या करेगा, ये राष्ट्रपति को देगा और वो भी कितना दिन पहले, तो याद रखिएगा 14 दिन पूर्व दे देगा। ये 14 दिन पहले इसलिए देगा कि भैया हमारे देखने में तुम संविधान का अतिक्रमण कर रहे हो, मेरे देखने में ये राज्यसभा का रहा, हम तुम्हें गद्दी से हटाने के लिए विरोध में प्रस्ताव ला रहे हैं। 14 दिन के बाद 14 दिन को देता है कि खा पी के घी मलाई तैनात रहो, लड़ाई शुरू हो गई है। अब ये 14 दिन के बाद जो राज्यसभा जो सदन, अगर लोकसभा दिया रहेगा, अगर लोकसभा को रग लगता तो यही काम लोकसभा करता, 14 दिन पहले अपने 1/4 सदस्य बस यही काम करता। तो एक तरफ से मैं बता रहा हूँ, वही दूसरे तरफ से आप समझते चलिए। अब 14 दिन के बाद क्या होगा, 14 दिन के बाद ये होगा कि मान लीजिए 1/4 सदस्य से तो राष्ट्रपति को दे दिया, 14 दिन पूरे हो गए। 14 दिन के बाद जो राज्यसभा होगा वो अपना राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का संकल्प अब पेश करेगा कि तुम्हारे खिलाफ मैं संकल्प अब पेश कर रहा हूँ। 14 दिन सूचना देता, नोटिस देता, केवल उनको एक तरह से संज्ञान में डालता है कि हम आपके खिलाफ ऐसा कुछ एक्शन लेने वाले हैं, हमारे देखने में आप संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं। 14 दिन के बाद वो एक्शन लेगा। जब 14 दिन के बाद एक्शन लेगा तो राज्यसभा अपने कुल सदस्य संख्या का क्या करेगा, 2/3 बहुमत। ये अपने कुल सदस्य संख्या का कितना बहुमत याद रखना आपको, 2/3 बहुमत। कितना, कुल सदस्य संख्या, यहाँ कर लीजिएगा, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से क्या करेगा, दूसरे सदन को दे देगा। अब मामला आ जाएगा इसके पास। जब इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, एक स्थान चुनेगा। स्थान, मान लीजिए ये एक स्थान है, इस स्थान में क्या करेगा, ये एक स्थान है पर्टिकुलर, एक स्थान चुनेगा, यहाँ पे बैठक कराएगा। इस बैठक में हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। इस बैठक में क्या करेगा, ए को कहेगा तुम भी आ जाओ, बी कहेगा हम भी हैं, और सी मतलब राष्ट्रपति को कहेगा कि बेटा तुम भी आ जाना, या तुम अगर सदमे में हो ना टेंशन के वजह से तो अपने पक्ष में किसी वकील को भेज देना, ये ऑप्शन दे देगा। तीनों लोग बैठेंगे। ये क्या देखा इनके अंदर, संविधान का अतिक्रमण। मैंने अभी बताया कि संविधान का अतिक्रमण ही आधार होगा, बाकी कोई आधार नहीं है। ये क्या देखा, संविधान का अतिक्रमण, उस बात पे यहाँ जांच चलेगा। जांच करेगा कौन, ये बी करेगा, मतलब लोकसभा जांच करेगा कि राज्यसभा सच में राष्ट्रपति को गलत समझ पा रहा है, या राज्यसभा का कोई जातीय दुश्मनी राष्ट्रपति से हो चुका है। ये जांच चलेगा। जांच के बाद इनके जो आदमी होंगे या तो खुद गए रहेंगे ये साहब यहाँ पे, या तो इनका वकील गया रहेगा, ये सफाई देंगे अपने पक्ष में। सब सफाई के बाद जांच पड़ताल जब हो जाएगा, अगर लोकसभा को लगेगा कि राज्यसभा ने जो राष्ट्रपति के अंदर गलतियां देखा था वो वास्तव में संविधान के अतिक्रमण के लायक है, यानी राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है, तब लोकसभा क्या करेगा, ये अपना 2/3, जिस तरह से ये अपना 2/3 दिया था, यही बात बिल्कुल यहाँ लिख लीजिएगा, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ये क्या करेगा, ये करेगा 2/3 बहुमत से राज्यसभा को समर्थन दे देगा कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, राष्ट्रपति के अंदर जो पर्याप्त कारण तुमने बताया था वो वास्तव में सही है। तो राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, अपना गद्दी छोड़ देना पड़ेगा। राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, गद्दी छोड़ देंगे।
और मान लीजिए अगर इसके देखने में लगेगा, जांच में लगेगा कि नहीं राष्ट्रपति के ऊपर जो इसने इल्जाम लगाया था वो सही नहीं था, तो राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाएगा, कहा जाएगा आप गद्दी खाली नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 61 से संबंधित आपको इतनी सारी बात याद रखना है। यूएसए से लिया गया, अर्धन्यायिक है, संविधान के अतिक्रमण पे ही केवल लगाया जा सकता, बाकी किसी वजह से नहीं। संकल्प संसद में ही पेश किया जाएगा, विधानसभा में पेश कभी नहीं हो सकता। संसद के में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों जाते थे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए, लेकिन हटाने में विधानसभा नहीं जाता है। फिर चुनाव में लोकसभा के और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य जाते थे, निर्वाचित सदस्य, लेकिन हटाने में निर्वाचित और मनोनीत दोनों जाएंगे। फिर उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट जो मैंने बताया कैसे कैसे होगा, 1/4 पहले देगा 14 दिन, 2/3 देगा लोकसभा दूसरे सदन को, दूसरा सदन जांच करेगा, फिर 2/3 से समर्थन देगा। राष्ट्रपति को कहा जाएगा बेटा बुढ़िया बिस्तर बांध लो, घर जाओ, तुम देश की गद्दी पे बैठने के लायक नहीं हो। और जांच पड़ताल में अगर लगेगा कि नहीं ये जो वो था ये राज्यसभा यही ससुरा झूठ बोल रहा है, तो राष्ट्रपति को कहा जाएगा बेटा तुम जाना मत, राज्यसभा के अंदर ही पर्याप्त कारक ऐसे थे जो उनकी संवैधानिक गतिविधियों को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, इसलिए तुम अपनी गद्दी पे बरकरार रहो। इतनी सारी बात आपको 61 से याद रखना है। इतनी सारी बातों को आप 61 से महाभियोग से संबंधित सारी बातें मैंने आपको बता। अब मैं आपको बताता हूँ संविधान का अनुच्छेद 62। अब मैं आपको बताता हूं अनुच्छेद 62 क्या कहता अनुच्छेद 62। अनुच्छेद 62 में आपको कुछ याद नहीं रखना। मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय बैठे हैं और उनकी गद्दी खाली हो गई, तो उनकी गद्दी खाली हो गई तो उनकी गद्दी पे कौन जाके बैठेगा? तो ये कहता है अनुच्छेद 62 कि राष्ट्रपति अगर टपक गए गद्दी पर आते हुए, यानी कि ये चले गए ऊपर, या मान लीजिए ऊपर नहीं गए, अब किसी त्याग पत्र दे दिए, मान लीजिए त्याग पत्र नहीं दिए, महाभियोग से हटा दिए गए, तीन शर्त होगा ना, या तो मर जाए, या तो त्याग पत्र दे, या तो जबरदस्ती गद्दी से हटा दिया जाए। अगर इस तीनों में कोई एक घटना राष्ट्रपति के साथ घटित हो गया, विदेश का दौरा भी जा सकता हो, अगर इसमें से कोई एक घटना घटित हो गया और उसके वजह से उसका गद्दी खाली हो गया, तो 62 ये कहता है कि ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 का था। 63 और 64 उपराष्ट्रपति पढ़ाते समय बताऊंगा। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ अनुच्छेद 65। 63-64 उपराष्ट्रपति से संबंधित था। 62 और 65 में बस एक ही अंतर आपको जानना, दोनों मिलता जुलता अनुच्छेद है, बस एक ही चीज जानना है। राष्ट्रपति मर गए, राष्ट्रपति गद्दी खाली कर दिए, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा दिया गया, तो गद्दी पे कौन बैठेगा? उपराष्ट्रपति। अब सवाल ये बनता है कि उपराष्ट्रपति कितना दिन राष्ट्रपति के गद्दी पर रहेगा? राष्ट्रपति का गद्दी किसी कारणवश खाली हो गया तो अधिकतम कितने समय तक खाली रहेगा? कितने दिन के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? और उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति की गद्दी पे बैठ गया तो क्या 5 साल के लिए बैठा रहेगा कि कुछ सीमित समय के लिए? तो ये जवाब देता है 65 ही कहता है अगर गद्दी खाली हो गया, किसी कारण से रिक्त हो गया, तो गद्दी खाली केवल और केवल 6 माह तक ही रहेगा। 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना अति आवश्यक है। और इसके ऊपर जो उत्तराधिकार के रूप में जो बैठा रहेगा, जो जाकर के राष्ट्रपति के गद्दी में जो उत्तराधिकार के रूप में बैठा रहेगा, वो केवल और केवल 6 माह तक काम करेगा। 6 माह के बाद उसको उठा फेंक दिया जाएगा, वहां से कहा जाएगा तुम जिस गद्दी से आए थे वहीं जाओ। इन उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति बन गया राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, तो केवल और केवल 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का हैसियत से रहेगा। फिर उपराष्ट्रपति को उठा करके लाके उपराष्ट्रपति गद्दी बैठा दिया जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा के नया राष्ट्रपति ला दिया जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया चलती है। अब हम लोग 65 तक की तो बात देख ले, अब हम लोग अनुच्छेद ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अब हम लोग लाइन बाय लाइन यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। शक्तियों के अलग से मेंस में विस्तार से पढ़ा जाएगा, लेकिन यहाँ वो सब चर्चा ना किया जाएगा। अब हम आपको स्पेशल आपको एक मुद्दे पे बातचीत करते हैं, और वो बातचीत हमारी चलेगी राष्ट्रपति जो हमारा है, राष्ट्रपति की शक्ति क्या क्या। अभी देखिएगा कितनी मस्त इसकी है। ये एक ऐसा आदमी है ना जिसके पास सारा पावर दे दिया गया लेकिन प्रयोग नहीं कर सकता। यानी सामने खूब बढ़िया बढ़िया घी मलाई बादाम खूब बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा सामान रखा और उसका लार टपक रहा, अब मिले अब मिले अब मिले, लेकिन लेने के लिए उसकी मर्जी नहीं है, वो किसी से पूछ के ही लेगा। अगर ले लिया तो मार के भगा दिया जाएगा वहां। ऐसा आदमी है।
यानी देश की सब कुछ, देश की हर चीज का कह लीजिए माई बाप है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की जितनी सारी क्षेत्राधिकार हैं, सारे क्षेत्राधिकार का दादा जो है वो राष्ट्रपति है, लेकिन उसमें से एक पैसा वो अपने मर्जी से काम करने के लायक नहीं है, बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के। यानी कि एक तरह से कठपुतला की तरह काम करता है, कठपुतला की तरह काम करता है। जैसे देखिएगा, ये राष्ट्रपति की जो शक्ति है, इस शक्ति को अगर समझा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद जो होती है, इस मंत्रिपरिषद को अगर देखा जाए तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। लोकसभा का दादा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा का जो प्रमुख पदाधिकारी के रूप में होता है यही होता है। लेकिन लोकसभा में बहुमत दल चलाने वाला जो सरकार होता है वो होता है पीएम, वो होता है पीएम। आया मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, इस सब शक्ति का माई बाप होता है। भारत में जितना शक्ति होकर माई बाप यही है। लेकिन उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए हिस्से पूछने जाएगा, किससे? मंत्रिपरिषद से। 74 अभी हम पढ़ाते समय बताएंगे। मंत्रिपरिषद इसका मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और लोकसभा में देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से दादागिरी किसकी चलती है? पीएम की। यानी राष्ट्रपति सब मालिक होने के बाद भी किसके अंडर में काम कर रहा है? प्रधानमंत्री के। इसीलिए अगर एक बार पीएम बन गए तो समझिए इनडायरेक्टली रूप से दुनिया भारत के दादा बन गए आप, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम लोग राष्ट्रपति की शक्ति को जरा समझ लें क्या क्या है इसके। मैं अपनी डिटेल की क्लास में इन सारी बातों से आपको अवगत कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के पास शक्ति कौन कौन सी है। तो इसके पास विधायी संबंधी शक्ति है, कानून को बनाने बिगाड़ने। कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, कानून को लागू करने। न्याय देने की शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, न्याय भी दे सकता। विधायी है, कार्यपालिका है, न्यायिक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो इसके पास सैनिक, तीनों सेनाओं का दादा होता है, सैनिक शक्ति है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके पास वित्तीय, भारत के सारे खजानों का दादा होता है। इसके बाद देखा जाए तो राजनयिक, विदेशी जितने सारे हमारे विदेशी रिश्ते होते हैं उसका माई बाप होता है, राजनयिक शक्ति। अगर आपातकाल की परिस्थिति हो गई तो उस समय देश का दादा बन जाता है। तो आपातकालीन स्थिति याद रखिएगा, आपातकालीन। यानी राष्ट्रपति की शक्ति को देखा जाए, विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, वित्तीय शक्ति, सैनिक शक्ति, राजनयिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति। इसके अलावा देखा जाए तो दो और शक्तियां इसी के अंडर में आती हैं, लेकिन वो शक्ति को हम लोग यहीं जोड़ के देख लेंगे। एक इसके पास वीटो शक्ति, अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त दादा बनने का काम करता है। और इसके अलावा देख लिएगा तो इसके पास कानून बनाने का भी अधिकार आ जाता है। इसकी जुबान ही कानून का काम करती है। अभी हम 123 पढ़ाते समय बता रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश, अध्यादेश। तो अभी देखेंगे इस सारी शक्ति लेके चलता है दुनिया। भारत की जितना सारा शक्ति है ना, हर डिपार्टमेंट का दादा कौन है? कहिएगा एक ही आदमी है, उसका नाम है राष्ट्रपति। हाँ, काम नहीं करता। और एक चीज इसमें हम लोगों को और देखना है इसी शक्ति में, वो शक्ति है स्वयं विवेक की शक्ति है। एक ऐसा परिस्थिति आता है, राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा, गद्दी पर बैठ के कोई भी काम, तो याद रखिएगा मंत्रिपरिषद से पूछ के करेगा। लेकिन 3 गो ऐसा काम है जब वो करेगा तो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करेगा, कौनों से पूछने ना जाएगा, कहेगा किसी से नहीं पूछेंगे। वो 3 परिस्थिति क्या होती हैं अभी मैं यही बताऊंगा। वो है स्वविवेक की शक्ति, स्वविवेक की शक्ति। यहाँ देखा जाएगा एक देश में ऐसा स्थिति आ जाता है जब देश का सबसे बड़ा दादा जो राष्ट्रपति वास्तविक दादा बन जाता है। वो किसी से तब सलाह लेने उन्हें नहीं जा, अब मंत्री परिषद वगैरह किसी से नहीं पूछने जाएगा, अब वो अपने मर्जी से करेगा। अभी मैं बताता वो कौन सी क्रिटिकल केस भारत देश में दिखाई देती है जहां राष्ट्रपति अपनी प्रत्यक्ष रूप से शक्ति का प्रयोग करता है। एक एक को करके हम पूरा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक एक एक्सप्लेन करेंगे तो विधायी शक्ति पढ़ाने में हमको 1 घंटा लग जाएगा। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हम लोगों का आरो क्रैश कोर्स चल रहा है, एक एक को एक्सप्लेन करेंगे तो 1-1 घंटे लगेंगे, 10 घंटे यही पढ़ते रह जाएंगे। तो हम लोगों को क्या करना है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण केवल अनुच्छेद समझ के निकल जाना, बस इतना काम करना, इससे ज़्यादा नहीं करना। सबसे पहले हम आपको लेके चल रहा हूँ कहाँ पे, इसके विधायी संबंधी शक्ति जो है, इसकी कार्यपालिका पहले देख लिए, सरकार के हैसियत से क्या करता है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति को देख लीजिए, कार्यपालिका शक्ति क्या क्या है इसका। विधायी शक्ति देख लेते, कार्यपालिका, सब एक एक अनुच्छेद करके हम लोग इसमें केवल समझने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें नहीं देखेंगे। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति में एक शक्ति मैं आपको बता चुका हूँ, बस इसमें 4 अनुच्छेद जानना है आपको।
एक अनुच्छेद 53, इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति जितनी होती है भारत की, वो सब राष्ट्रपति में निहित होती है। उसका प्रयोग स्वयं करें या अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से कराएं। स्वयं और अधीनस्थ अधिकारी कौन कौन होते हैं मैंने यही बताया आपको, बड़े प्यार से उसको दिखाई देता। यहाँ मैंने आपको कार्यपालिका शक्ति बताने की कोशिश किया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगा, प्रयोग स्वयं करेगा अधीनस्थ अधिकारी। अधीनस्थ अधिकारी कौन होगा? एक शासन के दृष्टिकोण से, एक प्रशासन से। शासन में कौन होगा? शासन वाले को अस्थायी कहेंगे, प्रशासन वाले को अस्थायी कार्यपालिका कहेंगे। अस्थायी कार्यपालिका का दादा मंत्रिपरिषद होता है और अस्थायी कार्यपालिका का दादा एक IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो भारत सचिव बन के भारत सरकार के पास बैठा रहता है। तो भारत सरकार से लेकर, भारत सचिव से लेकर के जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वहां से लेकर चपरासी तक, सब कार्यपालिका सब अपने आप में सरकार ही होते हैं। सबके गाड़ी पे अगर भारत सरकार, अगर केंद्र सरकार की नौकरी करेगा तो भारत सरकार लिखा हुआ पाएंगे। राज्य कार्यपालिका होगा यानी राज्य सरकार का नौकरी करेगा तो राज्य सरकार उसके गाड़ी पे मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो 53 मैंने आपको पहले बता चुका। तो कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहला अनुच्छेद मैं आपको पहले ही बता दूं। दूसरा अनुच्छेद आपको बताता हूं, इसमें ये भी मैं आगे ही पढ़ाऊंगा, यहाँ डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। 74 के बाद अभी मैं मंत्रिपरिषद पढ़ाऊंगा तो यही बात बताऊंगा। मैंने अभी बताया राष्ट्रपति जो भी काम काज करेगा सब शक्ति का दादा है, लेकिन शक्ति का प्रयोग करने जाएगा तो किससे पूछेगा? प्रयोग करने जब जाएगा तो किससे पूछेगा? वो मंत्रिपरिषद से पूछेगा। यहाँ एक बहुत बढ़िया कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। जब देश आज़ाद हुआ तो ये कहीं लिखा उखा नहीं था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से पूछेगा, ये जरूरी ही है का? ये कहीं नहीं लिखा था। इसीलिए हिंदू कोड विधेयक जब आया था, चीन के साथ युद्ध जब चल रहा था, तो देश के हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे नेहरू जी, राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, इन दोनों लोगों के बीच में विवाद चला था। विवाद ही चला था। राष्ट्रपति समझता था हम तो दादा हैं, काहे को पूछने जाए उससे। प्रधानमंत्री कहता था कि भैया मंत्रिपरिषद हमारे अंडर में, तुम हमसे पूछ नहीं रहे हो, दादा बन गए हो। दोनों लोगों के बीच में विवाद हो गया और विवाद का निपटारा जो निकला था ना, वो विवाद के निपटारा में निकालने का काम की थी इंदिरा गांधी की जब सरकार आई थी। तो इंदिरा गांधी एक तानाशाह सरकार थी। कोई भी एक्शन लेने से पहले वो ये चाहते थे कि राष्ट्रपति हमारे बीच में कोई अड़चन न फंसाए। इसीलिए इंदिरा गांधी एक स्पेशल कानून बना दे। भारत के इतिहास में इंदिरा गांधी सरकार जो है उसको खोल के पढ़िएगा, सबसे तानाशाह सरकार थी, किसी की सुनने उनने वाले नहीं थे। आंतरिक और बाह्य मामलों में, आंतरिक ही नहीं बाह्य मामलों में पूरी दुनिया को हिला दी थी उन्होंने। तो 42वां उन्होंने संशोधन करवाया था 1976 में, और ये कहा कि राष्ट्रपति कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा तो बिना मंत्रिपरिषद के सलाह से कर ही नहीं सकता। मतलब इंदिरा गांधी सरकार ये कह दे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, ये कह दिया उन्होंने। यानी राष्ट्रपति क्या हो गया यहाँ पे? राष्ट्रपति ये मंत्रिपरिषद की सलाह, मंत्री जो परिषद है उस मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए क्या हो गया? बाध्य हो गया। अब तो और कठपुतला हो गया। अभी तक तो बेचारा ये था कि पूछेगा माने या ना माने, लेकिन अब तो सरकार ही कानून बना दिया कि तुमको मानना ही है, नहीं मानोगे तो बोरी बिस्तर बांधो, घरे जाओ, यहाँ रहने की जरूरत ना है। ये तो बहुत ही अफरा तफरी वाली कहानी आ गई। देश का सबसे बड़ा दादा और सब कोई पावर नहीं, सब पावर देने के बाद भी कोई उसके पास पावर ही नहीं। इसीलिए जब इंदिरा गांधी की सरकार गिरी तो आगे चल के जनता पार्टी की सरकार बने थे और प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई अपना 44वां संशोधन करवाए थे, संविधान संशोधन। ये घटना घटित हुआ था 2 साल के बाद 1978 में। और इस समय मोरारजी देसाई ने कहा कि भाई राष्ट्रपति बहुत बड़ा शख्स है, हमारे देश का पहला नागरिक है, उसको इस तरह से रबड़ स्टैम्प क्यों बना रहे हो? केवल कठपुतला की तरह कहीं यूज कर रहे हो? उसको भी थोड़ा पावर दो। पता चलेगा बेचारा जो राष्ट्रपति बना, अगर एक 35 साल का लड़का पता चला शादी नहीं हुआ राष्ट्रपति बन गया, उसकी गर्लफ्रेंड देखे कहेगी अरे यार इसका आदमी है, कौनो ससुरा के पास पावर नहीं दिखाई दे रहा। तो इसलिए कहा कि थोड़ा इनको पावर दे दीजिए भाव मारने के लिए। तो इनको एक पावर मिल गया कि अगर मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद इनको कुछ कहता है तो किसी बात को एक बार ये एक्शन में क्या करेंगे, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज देंगे। कहेंगे जाओ मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, बड़ी एक्शन में, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन जब संसद जिसके पास ये पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं, संसद के पास, मंत्रिपरिषद संसद के पास जो भेज रहे हैं, यहाँ संसद भी कर सकते हैं, जो कानून के लिए संसद के पास भेज रहे हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार जो मंजूरी नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा जब वह बतिया लेकर राष्ट्रपति के पास आएगा तब ये कुछ बोल नहीं सकते हैं, तब इनको मानना ही मानना पड़ेगा। मतलब ये कहा जा सकता है कि रोने वाले लड़के को एक चॉकलेट दे के, लॉलीपॉप दे के मनाया गया, ऐसा अधिकार दे दिया गया, इससे ज़्यादा कोई पावर नहीं है। अब हम लोग देखेंगे 74 के बाद इसमें इसकी कार्यपालिका वाला ही हम लोग देख रहे हैं, 53, 74, और इसमें आपको जानना है एक 75 के बारे में।
अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 75, ये कार्यपालिकाएं हैं। तो अनुच्छेद 75 इसको हम डिटेल में आपको प्रधानमंत्री पढ़ाते समय बनाऊंगा। बस यहाँ इतना आपको जानना है, जो पीएम होगा, जितना अंतरी मंत्री संतरी झंतरी जितना होंगे, ये सब के नियुक्ति कौन करेगा? तो कहिएगा राष्ट्रपति करेगा। और प्रधानमंत्री के ही कहने पे जितने मंत्री संतरी होंगे, ये सब कौनों को हटाने के काम कौन करेगा? कहिएगा राष्ट्रपति करेगा। बाकी 75 को डिटेल में मैं मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री पढ़ाते समय बताऊंगा, वो फुल टॉपिक है, तो यहाँ समय लेने से कोई मतलब नहीं। फिर 75 के बाद आप आ जाइएगा कार्यपालिका संबंधी शक्ति में ही अनुच्छेद 77, ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में ही आता। इसमें ये कहा गया है कि भारत का जितना सारा कामकाज कार्यपालिका संबंधी, ये सवाल पूछा भी गया स्टेट पीसीएस का, उठा के देखिएगा। भारत सरकार के जितना सारा कामकाज होगा वो सब केकरे नाम से होगा? तो कहिएगा सब के सब राष्ट्रपति के नाम से होता, ये ना। इसके अलावा अगर भारत सरकार विदेश से कोनो समझौता कर रहा, रिश्ता जोड़ रहा, प्यार मोहब्बत जो भी बढ़ा रहा, वो भी किसके नाम से होगा? तो कहिएगा राष्ट्रपति के नाम से होगा। ये राष्ट्रपति भारत का दादा है कार्यपालिका संबंध। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 78। तो 78 में हम लोग 2 फेज देखेंगे, एक 78 का क और एक 78 का ख, ये 2 फेज। अब पीसीएस का मेंस उठा के देखिएगा। मेंस में इसी पे स्पेशल एक्सप्लेन करने के लिए दिया था, इसी पे स्पेशल एक्सप्लेन करने के। 78 क में आपको बस 2 लाइन क्या याद रखना, मंत्रिपरिषद को, सॉरी, प्रधानमंत्री को कहा गया कि ये कर्तव्य होता है। प्रधानमंत्री का क्या है, यहाँ पीएम का कर्तव्य निर्धारित किया गया, क्या कि आप जितना काम काज कर रहे हो भैया, उस सब काम काज का लेखा जोखा, जितना काम काज कर रहे हो उस सब काम काज का लेखा जोखा जो है वो किसको दो? राष्ट्रपति को दो। प्रधानमंत्री का ठीक है, दे देंगे। अब प्रधानमंत्री कुछ दादागिरी वाला काम करेगा अपना जलवा बनाने के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि अपना जलवा बनाने के लिए वो दादागिरी करेगा, तो कहेगा कहाँ इसको देने जाए, अभी देने जाएंगे कुछ न कुछ हमको बुलवा करेगा, तो ही नहीं देगा। तो एक नया प्रावधान लाया गया 78 ख, और इसमें ही कहा गया कि अगर जरा सा भी जलवा बनाने का काम कर रहा है, दादा बन रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको सूचना नहीं दे रहा है, तो इस ससुरा क्या कर रहा है, इसको जबरदस्ती इससे मांगिएगा, पूछिएगा। तो पीएम का जो कर्तव्य दिया गया है कि राष्ट्रपति को समय समय पे अपने प्रशासन संबंधी सूचना दे 78 ख में, वहीं 78 ख में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा, राष्ट्रपति पीएम से जबरदस्ती क्या कर सकता है, सूचना ले सकता है कि तुम क्या कर रहे हो, आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो, बड़े शांत लग रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो। तो पीएम को लिखित देना पड़ेगा कि आजकल भैया मैं ये कर रहा हूँ, जो कुछ भी वो कर रहे हैं अपने काम काज को उनको बताना पड़ेगा। 78 ख याद रखिएगा। फिर इसके अलावा राष्ट्रपति बहुत सारे पदाधिकारी की नियुक्ति करता, वो भी इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। अब मैं दूसरा आपको बताने चल रहा हूँ। यहाँ मैंने आपको कार्यपालिका शक्ति के बारे में बता दिया, इसको बताया, ये नोट रखिएगा, आप नोट याद रखिएगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्ति, तो 2 लाइन उसके बारे में भी देख लीजिए। विधायी शक्ति, विधायी शक्ति में हम लोगों को 3, 4, 5 अनुच्छेद यहाँ भी हम लोगों को याद रखना है, तो ऐसे नोट करते चलेगा। सबसे पहले अनुच्छेद 79, हम लोगों को यहाँ 79 देखना। 79 में क्या किया गया, 79 में संसद की बात की गई, ये संसद पढ़ाते समय बताऊंगा, यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। और उसमें ये कहा गया 79 के में कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अभिन्न अंग है। यहाँ केवल ये बात कह दिया गया कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है, ये बात कह दिया गया। इसका मतलब यहाँ कौन कौन अंग है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। एक बात याद रखिएगा, राज्यसभा लोकसभा जो है ये विधायिका के अंग हैं, विधायिका के, और राष्ट्रपति जो है ये कार्यपालिका का अंग है। तो विधायिका में कार्यपालिका को कहाँ घुसे दिए गए, ऐसा कहाँ किया, इसको विधायिका कार्यपालिका अलग अलग रहना चाहिए। इसलिए कि विधायिका का बनाया गया जो विधेयक होता है वो कानून तभी बनता है जब कार्यपालिका का मुखिया उस पर मोहर मारता, हस्ताक्षर करता, तभी वो कानून बनता है। इसलिए विधायिका को कार्यपालिका के साथ जोड़ के संसद का अंग। अगर आपसे कोई कहेगा संसद के सदन कितना है, तो कहिएगा 2 गो, एगो लोकसभा एगो राज्यसभा। लेकिन कहेगा संसद के पास अंग कितने हैं, कहिएगा 3, एगो राष्ट्रपति, एगो लोकसभा, एक राज्यसभा। ये बात आपको याद रखना। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं विधायी शक्ति में अगला अनुच्छेद, वह अनुच्छेद 85।
85 क्या कहता है, संविधान का अनुच्छेद 85 जो है वो सत्र बुलाने और सत्रावसान की बात करता है, सत्र को बुलाने और सत्रावसान की बात करता है। तो सत्र बुलाने और सत्रावसान की मतलब का क्या निकला, इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। सत्रावसान का तो 3 सत्र जनरली हमारे भारत देश में दिखाई देते हैं, 3 सत्र। एक होता है बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। तो एक आप जान लीजिएगा बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। बाकी इसके अंदर डिटेल से हम आपको समझाएंगे, एक एक लगभग 10-10, 15-15 मिनट एक्सप्लेन करना पड़ेगा जब मेरी डिटेल की क्लास आएगी। लेकिन ये आपको वन लाइनर के लिए जानना है, सीधे पूछ सकता है सत्र किसमें है या कौन कौन से सत्र हैं, ये पहला सत्र होता है, दूसरा, ये तीसरा, ये सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ सकता है। तो विधायी शक्ति में अनुच्छेद 85 को आप याद रखिएगा। फिर इसके अलावा विधायी शक्ति में आपको अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87 याद रखना है। विशेष करके कौन कौन से अनुच्छेद, एक तो अनुच्छेद 86 याद रखना है। इस विधायी शक्ति में राष्ट्रपति की जो विधायी शक्ति है और इसी में अनुच्छेद 87 याद रखना है। विधायी शक्ति में मैंने आपको क्या क्या बताया, एक 79 बताया, 85 बताया, अब मैं आपको बता रहा हूँ 86, उसके बाद हम लोग जानेंगे 87। संविधान का अनुच्छेद 86 जो है वो कहता है राष्ट्रपति की अभिभाषण की बात करता है और 87 भी राष्ट्रपति की अभिभाषण की बात करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दो जगह क्यों ऐसा लिख दिया गया, दोनों में मूलभूत अंतर है। 86 जो है वो राष्ट्रपति का ये सामान्य अभिभाषण की बात करता है, सामान्य अभिभाषण। अक्सर पूछा जाता है राष्ट्रपति का सामान्य अभिभाषण संविधान के किस अनुच्छेद में, अभिभाषण। और ये जो है ये विशेष अभिभाषण। अब एक सवाल ये बनेगा, ये सामान्य और विशेष का होता है, विशेष ऐसे लिख लीजिएगा, विशेष अभिभाषण। अब एक सवाल ये बनेगा कि सामान्य अभिभाषण और विशेष अभिभाषण क्या होता। तो ये राष्ट्रपति को मान लीजिए जब मन हुआ तब ये सामान्य अभिभाषण के लिए किसी सदन में एंट्री कर सकता है। और विशेष अभिभाषण का मतलब ये हुआ कि जब कोई नया सदन बन जाता है, कोई नया सत्र जब आता है लोकसभा में, कोई भी नया अगर इलेक्शन हो गया, नया लोकसभा का गठन हुआ, तो उस समय जब पहली बार अभिभाषण देने जाता है, अभिभाषण का कुल मिला जुला के मतलब आप एक कह सकते हैं बखान करना। इसका मतलब ही हुआ बखान करना, सरकार के नीतियों का बड़ाई करना, तारीफ करना, इसके बारे में ये कहा गया। और इस अभिभाषण को, ये अभिभाषण जो है यहाँ से एक सवाल पूछता रहता है कि इस अभिभाषण को तैयार कौन करता है। तो देखिए इसको करता है केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, याद रखिएगा मंत्री परिषद अगर दिया रहेगा तो सवाल गलत हो जाएगा, मंत्री परिषद मत मारिएगा, क्योंकि ये सवाल एक बार नहीं 2-3 बार पीसीएस में पूछ चुका है। आपको सवाल का जवाब देना मंत्रिमंडल। ये मंत्री परिषद में जितना होते हैं नेतवे सब के सब ससुर इसी में शामिल होते हैं, यहाँ सब के सब आ जाएंगे। यहाँ जितने होंगे लोकसभा राज्यसभा जितने अध्यक्ष सदस्य जितने होंगे सब के सब आ जाएंगे, सब पीएम सीएम सब आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे केवल कैबिनेट मंत्री आएगा, केवल कैबिनेट मंत्री रहेगा और प्लस पीएम रहेगा। बस ये दोनों जिस घर में बैठते हैं उसको कहते हैं मंत्रिमंडल। और यह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के लिए अभिभाषण लिख के देता है, तैयार करता है, और वही राष्ट्रपति उसको बोलने का काम करता है। आज के लिए बस इतना ही देखा जाए, इसके बाद हम लोग बाकी अगली क्लास में देखते हैं। क्लास लंबा होता चला जा रहा है, 2 मिनट हम बस आपका और लेने वाले हैं। हम लोग जिस संस्थान से जुड़े हैं, नोटबुक आईएएस, जो दिल्ली से संचालित होता है, ये नोटबुक आईएएस संस्थान के माध्यम से ये सिविल सेवा के जितने अभ्यर्थी होते हैं उन लोगों के लिए टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला के साथ उपस्थित होती है। इसमें यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, इन सारे एग्जाम से जो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा जो मेंस का एग्जाम होता है, इससे संबंधित ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। अगर दिल्ली के आसपास के आप क्षेत्रों में हैं तो आप चाहें तो ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दूर दराज के क्षेत्रों में ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो इस नंबर से संपर्क करके आप सारी जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। और उसके पश्चात आप अपने कंटेंट को सही और तार्किक दिशा में ले जाने के लिए, अपने भावी भविष्य के उत्थान करने के लिए संस्था से आप जुड़ सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, वहाँ हम इसी टॉपिक को आगे के क्रम में लेके चलते हैं। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाज़त। बाय, बेस्ट ऑफ लक।